शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सीटान्यू खौफ, डिप्रेशन, परेशानी, एंजाइटी, टेंशन, नर्वसनेस की कैफियत के अंदर डॉक्टर अक्सर इस्तेमाल करवाते हैं। ये 5 mg, 10 mg और 20 mg के अंदर दस्तयाब होती है। ये किस तरीके से मूड को स्विंग करती है, किस तरीके से मर्ज़ पर असरअंदाज होती है, कौन कौन से मर्ज़ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इसकी स्टार्टिंग डोज और एंड डोज क्या होती है, किस तरीके से इस दवा का इस्तेमाल तर्क किया जा सकता है और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इस दवा का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और शुगर के मरीज़ों में जब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरीके से बेहतर नताइज मिल सकते हैं। ये तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मौजूद है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको सीरोटिन कहते हैं। ये दिमाग के न्यूरॉन्स के जो गैप होता है उसके दरमियान मौजूद रहता है। जब तक ये उसके अंदर मौजूद रहता है इंसान खुशी की कैफियत, एनर्जी लेवल उसका ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंट लेवल और बेखौफी की अलामत उसके अंदर रहती है। लेकिन अगर ये केमिकल दोबारा दिमाग की तरफ चला जाए और वो खाली हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इंसान नर्वसनेस का शिकार हो जाता है। एस्टेलोप्राम सीटान्यू के अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसे एस्टेलोप्राम कहते हैं। एस्टेलोप्राम सीरोटिन के इस री अपटेक को रोकता है, इसलिए हम इसको सीरोटिन री अपटेक इनहिबिटर भी कहते हैं। ये दिमाग के अंदर जो सीरोटिन के जो स्टे है उसमें इजाफा करता है। इस तरह एनर्जी लेवल इंक्रीज हो सकता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होती है, उसका नर्वसनेस जो उसका होता है, इंसान नर्वस होता है वो कम हो जाता है, उसकी टेंशन कम होती है, डिप्रेशन कम होती है और वो बेहतर महसूस कर रहा होता है। इसीलिए इस दवा को पैनिक डिसऑर्डर के अंदर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग डोज शुरू में 5 mg रखी जाती है और मर्ज़ की नोयत और मरीज़ की जिस्मानी कैफियत के हिसाब से इस दवा का इस्तेमाल ज़्यादा भी किया जा सकता है। 10 mg और 20 mg तक एक डोज या 2 डोज में दिया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जो जिगर के मसाइल का शिकार हों उनको इस दवा का इस्तेमाल 10 mg से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मसाइल का शिकार हों तो उनमें कोई मसला नहीं, वो अपने डॉक्टर के मुताबिक जो इसकी रिकमेंडेड डोज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेप्टिक डिसफंक्शन के अंदर यानी कि जिगर के मसाइल के अंदर 10 mg का इस्तेमाल मैक्सिमम डोज होगी। इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट के अंदर ब्लड विजन होता, आंखों का धुंधलापन यानी कि आपको नज़र कम आना या धुंधला नज़र आना, रेस्टलेस की कैफियत, बेआरामी, बेख्वाबी की कैफियत हो सकती है। कुछ मरीज़ों को डायरिया हो सकता है, कुछ मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और कुछ मरीज़ों को ड्राई माउथ हो सकता है, हेडिच हो सकता है, सर दर्द, आधे सर का दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम अलामात आहिस्ता आहिस्ता 4 या 5 दिन के इस्तेमाल के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। कुछ मरीज़ ये शिकायत करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। ऐसे मरीज़ जिनको महसूस हो कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है और वो 4-5 दिन इस दवा का इस्तेमाल करते रहें और फिर भी उनको महसूस हो कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ है तो उनको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। सेक्सुअली साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर का कम हो जाना, लॉस ऑफ लिबिडो, शहवत की कमी और एजैकुलेशन टाइम का इंक्रीज़ हो जाना यानी कि इंजाल के वक्त का ज़्यादा हो जाना भी इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे ही दूध पिलाने वाली माओं को भी इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अगर इस दवा की ओवरडोज ले ली जाए, ज़्यादा मकदार ले ली जाए तो इससे स्वेटिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इंसान कोमे में जा सकता है या कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है। ये उस वक्त होता है जब आपने अपनी मतलूबा मकदार से 8 या 9 गुना ज़्यादा दवा का इस्तेमाल कर लिया है। ये दवा मैदे में जाके फ़ौरन एब्जॉर्ब होती है। ये खाने के साथ भी ली जा सकती है और खाने के बगैर भी ली जा सकती है।
یہ 15 سے 26 گھنٹے کے اندر تمام جسم کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، اور 30 گھنٹے کے اندر یہ تمام دوا گردوں کے راستے، پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے اندر اس دوا کا استعمال سے بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اگر ڈائبٹیز کے مریض جو کہ کنفیوژن اور ڈپریشن کا شکار ہوں، ان کو اس دوا کا استعمال کروایا جائے تو ان کی جو شوگر ہے وہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتی ہے، چونکہ ان کی ڈپریشن یا ٹینشن کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی شوگر بھی بہتر انداز سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض جن کو ہائپومینیا ہو چکا ہو، یعنی کہ وہ اس دوا کا استعمال کرتے رہے اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہو، اب وہ مزید اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہوں، ان کا کانفیڈنس لیول ہی بہت زیادہ ہو گیا ہو، نروسنس بالکل ختم ہو چکا ہو، بے خوفی ہو چکی ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس ہو گیا، وہ انسان بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہو، بہت زیادہ بولنا شروع کر گیا ہو، تو ایسے مریضوں کو اس دوا کا جو استعمال ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے ختم کر دینا چاہیے۔ اگر اس دوا کا استعمال ترک کرنا بھی مقصود ہو تو اس دوا کا استعمال خود سے اور فوراً ترک نہ کیجیے، اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے مشورہ کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس دوا کو کم کرتا جائے، اس کی مقدار کو کم کرتے کرتے اس کو کم کرے، اور جو مریض ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔